નમસ્કાર સીએનબીસી બજાર પર આપનું સ્વાગત છે। આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને હું છું જર્નાલ કંટી। તો પ્રોપર્ટી ગુરુની અંદર આજે આપણે જે વાત કરવાના છે એ તાજેતરમાં જ ક્રેડાઈ હાઉસિંગ પ્રાઇસ ટ્રેકર રિપોર્ટ જે રજૂ કરવામાં આવ્યો છે, જેને કોલિયર્સ અને લાયસન્સ ફોરેસ્ટ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે। તો આ રિપોર્ટના શું ફાઇન્ડિંગ્સ છે એની આજે આપણે વાત કરીશું અને આ ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાયા છે કોલિયર્स इंडिया हेड ऑफ रिसर्च विमल नाडार। विमल जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। विमल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस प्राइस ट्रैकर रिपोर्ट में आपने देश के मुख्य शहरों में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतें कितनी बढ़ी है, इसके बारे में बताया है। तो क्या फाइंडिंग्स रहे हैं आपके, कौन से शहर में क्या कीमतें बढ़ती हुई या कितनी बढ़ती हुई हम देख पा रहे हैं? जी शुक्रिया। जैसे कि आपने कहा था कि ये हमारा क्वार्टर 2 का प्राइस ट्रैकर रिपोर्ट है। सो मेजरली इस रिपोर्ट के हिसाब से आई थिंक द मेजर फाइंडिंग इज़ अक्रॉस ऑल द सिटीज़, जो 8 सिटीज़ हम ट्रैक करते हैं। ऑन एन एवरेज 5% प्राइसेज़ बढ़े हैं। और ये 5% जो बढ़ा है, ये कंसिस्टेंट रहा है। हमने Q1 में भी देखा था कि प्राइसेज़ बढ़े थे ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर टू सेम पीरियड लास्ट ईयर। सो ये प्राइस राइज जो है, ये क्या बतलाता है? प्राइस राइज मल्टीपल रीजंस की वजह से है। जो हम ये कह रहे हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड। डिमांड तो है मार्केट में, पेंट अप डिमांड भी है, न्यू डिमांड भी है। अदर फैक्टर्स हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है, इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। लेकिन इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि डेफिनेटली मार्केट एक्टिविटी इंप्रूव हुई है, डिमांड सेंटिमेंट इंप्रूव हुई है, एंड जिसकी वजह से सेल्स वॉल्यूम में पॉजिटिव फर्क दिख रहा है। अगर हम शहरों की बात किया जाए, आई थिंक सबसे मेजर इंक्रीज जो हुआ है वो दिल्ली में हुआ है, अराउंड 10%। एंड इंटरेस्टिंगली इसके बाद दिल्ली के बाद अहमदाबाद और हैदराबाद में हमने मैक्सिमम इंक्रीज देखा है, लगभग 8 टू 9% के हिसाब से। बाकी शहर जैसे मेजॉरिटी शहर में वैसे तो प्राइस राइज इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये 3 शहर में वी कैन से कि लगभग ज्यादा इंक्रीज हुआ है सेल्स पुश और बाकी फेवरेबल फैक्टर्स की वजह से। ઓકે, તો તમે તમારા સ્ક્રીન્સની ઉપર પણ જે મુખ્ય 8 શહેરો છે એની અંદર કેટલી કિંમતો વધી છે એ જોઈ શકો છો। દરેક શહેર વાઇઝ અહીંયા આગળ જે રિપોર્ટના ફાઇન્ડિંગ્સ છે એ અમે તમને સ્ક્રીન ઉપર દર્શાવી રહ્યા છે। તો જે રીતે અહીંયા આગળથી વાત કરી છે, દિલ્હી એનસીઆરની અંદર સૌથી વધારે કિંમતો વધી છે, લગભગ 10% જેટલી। બીજા નંબર ઉપર આપણે જે જોઈ રહ્યા છે એ અમદાવાદને જોઈ રહ્યા છે। અમદાવાદની અંદર લગભગ 9% જેટલી કિંમતો યર ઓન યર બેસિસ ઉપર વધતી દેખાઈ રહી છે। विमल जी, वाई ऑन वाई बेसिस पे जैसे कि आपने बताया कि अहमदाबाद में 9% तक की कीमतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो गुजरात के अहमदाबाद में ये कीमतें बढ़ने की क्या वजह आप देख रहे हैं? किस तरीके के फाइंडिंग्स हैं आपके? फर्स्टली तो आई थिंक ये कहना चाहिए कि अहमदाबाद में जो प्राइस इंक्रीज हुआ है, ये काफी पॉजिटिव इंडिकेशन है। बट अगर करंट रीजन के पहले हम ये भी देखना चाहिए कि हमें पिछले बाकी शहरों के हिसाब से अहमदाबाद में भी लास्ट 2 साल विच रन्स इनटू मोर देन 8 क्वार्टर्स काफी हद तक स्टैग्नेंट रहा है। मार्केट एक्टिविटी में काफी लल रहा है, प्राइसेस काफी सिमिलर लेवल पे रहा है। तो अभी अगर हम देखेंगे, अहमदाबाद में लॉन्चेस काफी हद तक बढ़ी है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए बहुत बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, मतलब जो हम साइज ऑफ द अपार्टमेंट देखेंगे, टाइप ऑफ अपार्टमेंट देखेंगे, उसमें भी डिमांड फॉर 3 बीएचके अपार्टमेंट्स, जो हमने काफी हद तक पैंडेमिक के बाद देखा था कि लोगों के बीच डिमांड फॉर, ये क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि सेल्फ सस्टेन कॉम्प्लेक्सेस, गेटेड टाउनशिप, बड़े अपार्टमेंट्स, जहाँ पे लोगों को सारे फैसिलिटीज घर के अंदर मिल सकती हैं, जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, किड्स के लिए जगह हो सकती है, जिम के लिए जगह हो सकती है। तो डिमांड फॉर लार्जर अपार्टमेंट बढ़ा है। तो वैसे ही उसी ट्रेंड को अगर बरकरार रखते हुए अहमदाबाद में हमने देखा है कि 3 बीएचके अपार्टमेंट्स एंड उससे बड़े वाले अपार्टमेंट्स के लिए ज्यादातर प्राइसेस, डिमांड ज्यादा बढ़ी है और उस सेक्शन में प्राइसेस भी बढ़े हैं। मार्केट्स के हिसाब से अगर हम देखें, माइक्रो मार्केट्स के हिसाब से लगभग सारे ही माइक्रो मार्केट्स में प्राइसेस बढ़े हैं। लेकिन स्पेशली अगर गांधीनगर देखा जाए, एज वेल एज ईस्टर्न सबर्ब्स में मेनली अगर आपका बापू नगर हो गया, मणिनगर हो गया,
नरोड़ा हो गया, ये सब रीजन में मैक्सिमम प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। और काफ़ी हद तक डिमांड अगर देखा जाए तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा हुआ है और लॉन्चेस बहुत ज़्यादा हुआ है। और क्योंकि डिमांड है, लॉन्चेस हुई हैं, ये सारे मेन डिमांड पॉकेट्स में, और लॉन्चेस फिलहाल भी हुई हैं काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइसेस पे। तो ये सब फैक्टर्स कंबाइन हम ये देख रहे हैं कि अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी ऑन द ग्राउंड बढ़ चुका है, जिसके वजह से प्राइसेस में भी हमें इम्पैक्ट दिख रहा है बढ़ते हुए। એ તો અમદાવાદમાં આપણે જે રીતે જોઈ રહ્યા છે કે તમને આ દરેક ક્ષેત્રો છે જે વિસ્તાર છે એ પ્રમાણે અહીંયા આગળથી માહિતી આપવામાં આવી છે કે કયા વિસ્તારની અંદર ખાસ કરીને કિંમતો વધતી દેખાઈ રહી છે અને ઓવરઓલ અમદાવાદની વાત કરીએ તો આપણે ખાસ કરીને 9% જેટલી કિંમતો અમદાવાદની અંદર યર ઓન યર બેઝિસ ઉપર જો વાત કરીએ તો 2022ના બીજા ક્વાર્ટરની અંદર આપણે પ્રોપર્ટીની કિંમતો ખાસ કરીને રેસિડેન્શિયલ પ્રોપર્ટી એટલે કે ઘરોની કિંમતો અહીંયા આગળથી વધતી જોઈ રહ્યા છે। विमल जी, अब आपसे ये भी जानना था कि ना सिर्फ गुजरात की मगर देश भर की अनसोल्ड इन्वेंट्री के बारे में भी आपके फाइंडिंग्स हैं। तो अनसोल्ड इन्वेंट्री में क्या स्थिति बन रही है? अनसोल्ड इन्वेंट्री कम होती हुई नज़र आई है या बढ़ती हुई नज़र आ रही है? इसके बारे में इस रिपोर्ट में आपकी क्या फाइंडिंग्स है? आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज़ आई थिंक एक तरफ जब हम प्राइसेस बढ़ते हुए देखते हैं, लोगों के बीच में ये भी सवाल उठता है कि प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं और इसका इम्पैक्ट होम बायर में क्या रहेगा। लेकिन आई थिंक इसको हमें इसके साथ ही देखना होगा कि अनसोल्ड इन्वेंट्री का क्या सिचुएशन है। सो अनसोल्ड इन्वेंट्री लगभग सारे ही सिटी में डिप हुए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन है कि जेन्युइनली मार्केट में सेंटिमेंट बढ़ा है और सेंटिमेंट सेल्स वॉल्यूम में ट्रांसलेट भी हुआ है, जिसकी वजह से लॉन्चेस भी हो रही हैं, उसके बावजूद अनसोल्ड इन्वेंट्री कम हुई है। शहरों की बात किया जाए, बैंगलोर फॉलोड बाय पुणे, जहाँ पे मैक्सिमम डिप हुई है अनसोल्ड इन्वेंट्री ऑन अ वाई-ओवाई बेसिस। मतलब ये मार्केट्स में जो बैकलॉग नहीं बोलेंगे, जो अनसोल्ड स्टॉक है, वो सबसे ज़्यादा कम हुई है। शहरों के बारे में बात करेंगे तो इंटरेस्टिंगली अगर हम दिल्ली हमेशा कहा जाता था कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा अनसोल्ड इन्वेंट्री है, पर अभी फिलहाल दिल्ली में लगभग 3 सालों में फर्स्ट टाइम अनसोल्ड इन्वेंट्री काफ़ी कम हुई है। भले ही अभी भी क्वांटम जो वॉल्यूम बोलेंगे अभी भी ज़्यादा है, पर अभी के सिचुएशन में मुंबई व्हिच इज़ मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में मैक्सिमम अनसोल्ड इन्वेंट्री है और दिल्ली उसके बाद आता है। तो इन टर्म्स ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री आई थिंक पॉजिटिव इंडिकेशन है, लॉन्चेस बढ़ रही है, उसके बावजूद सेल्स वॉल्यूम पुश हो रही है, जिसके वजह से अनसोल्ड इन्वेंट्री लगभग हर शहर में कम हुआ है। आई थिंक हमें इसे बहुत ही पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि फंडामेंटल्स जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स वर्कआउट हो रहे हैं, हर शहर का अलग रहता है, लेकिन ओवरऑल वो फेवरेबल और सही दिशा में जा रही है। के और तो इन टर्म्स ऑफ क्वांटम अराउंड अगर आप नंबर के बेसिस में अराउंड 9 लाख यूनिट्स हैं अक्रॉस ये सारे 8 शहरों को मिला के अनसोल्ड इन्वेंट्री आज के तारीख में एट द एंड ऑफ Q2। ઓકે, તો Q2ના અંત સુધી આપણે જો દરેક શહેરોની વાત કરીએ તો અનસોલ્ડ ઇન્વેન્ટરી જે છે તે અહીંયા આગળથી આપણને 9 લાખ સહી बताया मैं आपने 9 लाख ही बताया हाँ है जी, ना? हाँ, 9 लाख। 9 લાખ ઘરો જે છે એ અનસોલ્ડ ઇન્વેન્ટરી છે એટલે કે જે વેચવા માટે ઉપલબ્ધ છે પણ હજી એ વેચાયા નથી। એની અનસોલ્ડ ઇન્વેન્ટરી જે છે તે આટલી દેખાઈ રહી છે। અનસોલ્ડ ઇન્વેન્ટરીની આગળથી આપણે વાત કરીએ તો MMRની અંદર સૌથી વધારે 36% અનસોલ્ડ ઇન્વેન્ટરી આપણે જોઈ રહ્યા છે અને કોલકાતાની અંદર સૌથી ઓછી એટલે કે 5% જેટલી અનસોલ્ડ ઇન્વેન્ટરી છે। શહેરો પ્રમાણે કેટલી અનસોલ્ડ ઇન્વેન્ટરી છે એ તમે તમારા સ્ક્રીન્સ ઉપર આ રિપોર્ટનો જે ફાઇન્ડિંગ છે ત્યાં આગળ ચોક્કસપણે જોઈ શકો છો। विमल जी, आपके इस रिपोर्ट के अंदर अहमदाबाद की थोड़ी बातें हमने की है पर अहमदाबाद के ऊपर भी एक अच्छा खासा फोकस किया गया है। क्या अहमदाबाद के रियल एस्टेट मार्केट को लेकर क्या क्या बातें हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिस पे आपकी इस रिपोर्ट में बात हुई है, वो आपसे जानना चाहेंगे। अ, जी, जैसे कि मैंने कहा था कि अहमदाबाद इंटरेस्टिंगली हाइलाइट हुआ है बिकॉज़ हमने काफ़ी हद तक मेजर प्राइस इंक्रीज़ देखा है इन लाइन विद बड़े शहरों के इसमें बाकी शहर जो हम इसमें ट्रैक कर रहे हैं। और ये प्राइस इंक्रीज़ डेफ़िनिटली हुआ है। जब हम वापस डीपर एनालिसिस कर रहे थे तो ये देखा है कि मेजरली मार्केट में डिमांड पुश हो रहा है, सेल्स इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन लॉन्चेस जो हैं, लॉन्चेस काफ़ी हद तक इंटेंसिफ़ाई हो गया है। सो इसका मतलब ये है कि आई थिंक मार्केट में डिमांड डेफ़िनिटली है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए डेवलपर्स काफ़ी हद तक लॉन्चेस कर रहे हैं
और क्लियर फोकस है बड़े अपार्टमेंट्स की, मोर देन 2 बीएचके, 2 से लेके 4 बीएचके का कॉन्फ़िगरेशन जो है इस पे ज़्यादा फोकस है। और अक्रॉस सारे माइक्रो मार्केट्स में अगर हमने डिमांड ज़्यादा इंटेंसिफ़ाई हुआ है, लेकिन मेजरली गांधीनगर और ईस्टर्न सबर्ब्स में मेजर हम देखेंगे तो ज़्यादा लॉन्चेस ज़्यादा हुई है। और क्योंकि प्राइस राइज़ का एक और कारण ये हो जाता है कि प्राइस राइज़ हुआ है बिकॉज़ वो मार्केट का एवरेज प्राइस है। काफ़ी हद तक लॉन्चेस एक्टिविटी इंटेंसिफ़ाई हुआ है और डिमांड भी है अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट्स के लिए। और क्योंकि डेवलपर्स पॉजिटिव हैं मार्केट सेंटिमेंट के ऊपर, डिमांड के ऊपर, और अच्छे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं जिसमें एमेनिटीज़ हैं, सब कुछ है, तो इसीलिए वो लॉन्चेस जो हो रहे हैं वो भी मार्केट एवरेज से हल्का-सा ऊपर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे डिमांड भी दिखा जा रहा है। तो इसकी वजह से ओवरऑल प्राइसेज़ ऑन एन एवरेज वाई-ओवाई बेसिस में भी कंपेयर हुआ है, अ, बढ़ा हुआ है, सॉरी। और हालाँकि हम ये भी बोलेंगे, पर दूसरी बात ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि लास्ट 8 से लेके 10 क्वार्टर्स में प्राइस इंक्रीज़ ही नहीं हुई है। अभी हम बोलेंगे कि मार्केट को वो हलचल मिल चुकी है, जहाँ पे लॉन्चेस है, लॉन्चेस क्यों हो रही है? बिकॉज़ डिमांड है, तो सेल्स होगा। इन रिस्पॉन्स टू ऑल दीज़ थिंग्स प्राइसेज़ बढ़ा है। तो आई थिंक काफ़ी पॉज़िटिव है आउटलुक। एंड मेजरली आई थिंक एंड यूज़र्स हो, इन्वेस्टर्स हो, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंटेंसिफ़ाई हुआ है। अहमदाबाद के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। एंड काफ़ी काफ़ी पॉज़िटिव हलचल हो रही है। ઓકે, તો અમદાવાદની અંદર આપણે ઘણી બધી હલચલ પ્રોપર્ટી માર્કેટની અંદર જોઈ રહ્યા છે. ડિમાન્ડ સૌથી સારી વધારે છે, એ જ કારણ હોઈ શકે છે કે આપણે અહીંયા આગળથી કિંમતોની અંદર પણ ખાસો એવો વધારો જોઈ રહ્યા છે. માઇક્રો માર્કેટ વાઇઝ પણ અહીંયા આગળથી વાત કરી છે કે ગાંધીનગર જેવા વિસ્તારોની અંદર પણ આપણને કિંમતો જે છે અહીંયા આગળથી અમદાવાદની અંદર ખાસ કરીને વધતી દેખાય છે. અને જો આપણે ખાસ કરીને આ રિપોર્ટના ફાઇન્ડિંગની વાત કરીએ તો કિંમતો જે છે અમદાવાદની અંદર પાછલા 3 વર્ષના ऊपला स्तर ऊपर पहुंचती अपन यहाँ करती देखाई है। विमल जी, ये भी जानना था, आपने जिस तरीके से बताया कि लॉन्च भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, डिमांड भी बहुत अच्छी है और उसके सामने लॉन्च भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, तो क्या ये जो लॉन्च बढ़े हैं इसकी वजह से अनसोल्ड इन्वेंट्री में भी हमें बढ़ोतरी दिख रही है? आपने जो कहा है वो सही कहा है, लेकिन क्या होता है कि जब से लॉन्चेस ज़्यादा बढ़ी हैं, तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी आपका स्टॉक बढ़ेगा, तो अनसोल्ड इन्वेंटरी बढ़ेगा। लेकिन अ, देयर इज़ ऑलवेज़ अ टाइम गैप। जब आप प्रोजेक्ट लॉन्च करते हो, प्रोजेक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है और सेल्स का लाइफ साइकिल होता है कि आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, लगभग 200 यूनिट्स का एक प्रोजेक्ट है, उसको पूरी तरह से सोल्ड आउट होने में टाइम लगता है, तो तब तक वो अंडर कंस्ट्रक्शन में दिखेगा। सो शुरुआत में जब लॉन्च होता है डेफिनिटली आपका अनसोल्ड इन्वेंटरी बढ़ेगा, लेकिन जैसे-जैसे क्वार्टर जाएँगे, आपका सेल्स इम्प्रूव होगा, मार्केट एक्टिविटी अगर सही दिशा में जा रही है, तो आइडियली अनसोल्ड इन्वेंटरी कम होते रहना चाहिए। नहीं तो कोई दूसरे नए डेवलपर्स वैसे भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं करेंगे। इट इज़ नॉर्मल। मैं बोलूँगा कि इक्वेशन जैसा होता है कि आपका लॉन्चेस बढ़ गया तो अनसोल्ड इन्वेंटरी ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आपका सेल्स बढ़ रहा है, तो वो चेक पे रहता है। ओके, तो आ તમામ કારણો છે કે જ્યાં આગળ આપણે અનસોલ્ડ ઇન્વેન્ટરી પણ વધતી જોઈ રહ્યા છે. તો ઓવરઓલ આપણે જે આ ચર્ચા કરી રહ્યા છે, અત્યાર સુધી આપણે વાત કરી છે ઓવરઓલ દેશભરના મુખ્ય 8 શહેરોની અંદર પ્રોપર્ટીની કિંમતો જે છે એ અહીંયા આગળથી વધતી દેખાઈ રહી છે. કયા શહેરની અંદર કેટલી કિંમતો વધી છે એની આપણે વાત કરી. અમદાવાદના પ્રોપર્ટી માર્કેટ ઉપર આપણે ખાસ ફોકસ કર્યું છે. અને અહીંયા આગળ સમય જે છે થઈ રહ્યો છે એક નાનકડા વિરામનો, લઈશું વિરામ, પરંતુ ત્યારબાદ આપણે ખાસ કરીને એમએમઆર અને પૂનાના માર્કેટ અંગે પણ વાત કરી લઈશું. તો લઈએ એક નાનકડો વિરામ અને ઝડપથી પાછા આવીએ. વિરામ બાદ પ્રોપર્ટી ગુરુમાં આપનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે. અને આજે આપણે જે વાત કરી રહ્યા છે, ક્રેડાઈ દ્વારા જે પ્રાઇસ ટ્રેકર રિપોર્ટ બહાર પાડવામાં આવ્યો છે એ અંગે જે કોલિયર્સ અને લાયસન્સ ફોરેસ્ટે બહાર પાડ્યો છે. કોલિયર્સના આપણી સાથે વિમલ નાડાર જોડાયેલા છે, જે આપણી સાથે આ રિપોર્ટ અંગે ચર્ચા કરી રહ્યા છે. તો અમદાવાદ અંગેની આપણે ખાસ વાતચીત કરી લીધી છે. હવે જે રીતે મેં તમને બ્રેક પર જતાં કહ્યું, એમએમઆર ઉપર આપણો ખાસ ફોકસ રહેવાનો છે. તો विमल जी, किस तरीके से एमएमआर के बारे में आपके रिपोर्ट में फाइंडिंग्स पाए गए हैं? एमएमआर में कहाँ पे कितनी कीमतें बढ़ती हुई देख रहे हैं और क्या-क्या फाइंडिंग्स हैं आपके? एमएमआर मुंबई मेट्रोपॉलिटन में मेजॉरिटी एक्टिविटी अगर हम देखेंगे, सबसे ज़्यादा हलचल हो रही है पेरिफेरल एरियाज़ में।
ये हम तीनों हर तरफ बोल सकते हैं। वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न पेरिफेरल्स जो हैं बियॉन्ड दहीसर, नवी मुंबई बोल सकते हैं, और सेंट्रल सबर्ब्स में भी बियॉन्ड थाने, कल्याण, बदलापुर। सो मेजॉरिटी एक्टिविटी का जो कंसंट्रेशन है ये यहाँ पे हो रहा है। प्लस आपका प्राइस राइज जो हुआ है वो भी मेजॉरिटी हायर प्राइस रहा है। मतलब अगर प्राइस हर ज्यादा तादाद में बढ़ी है वो अगेन वेस्टर्न सबर्ब्स में बढ़ी है लगभग 12% पे, और नवी मुंबई में लगभग 6% पे बढ़ी है। और अनसोल्ड इन्वेंट्री अगर लॉन्चेस भी अगर देखिए, मेजॉरिटी लॉन्चेस भी इस पेरिफेरल एरियाज में ज्यादा हुई है। अनसोल्ड इन्वेंट्री के तौर पे भी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि अनसोल्ड इन्वेंट्री मुंबई में सबसे ज्यादा है, लगभग 36%। इसमें विद इन मुंबई मेजॉरिटी आपका जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो आपका सेंट्रल सबर्ब्स का जो एरिया है, एक्सटेंडेड सेंट्रल सबर्ब्स, थाने के आगे से थाने हो गया, कल्याण, बदलापुर, डोंबिवली, ये सब रीजन में मेजॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है, लगभग 42%। लेकिन ये सबका फंक्शन ये है कि अगर ओवरऑल बेसिस में देखेंगे तो ऑन एन एवरेज मुंबई अभी भी स्टेबल रहा है, क्योंकि मुंबई एमएमआर बहुत ही डाइवर्सिफाइड मार्केट है, काफी बड़ा मार्केट है। हर माइक्रो मार्केट अपने आप में एक बड़ा मार्केट विद अलग डिफरेंट डिमांड सप्लाई डायनामिक्स है। इसीलिए मुंबई को अलग अलग सांचे में देखा जाएगा तो सही रहेगा। तो जैसे मैंने कहा कि मेजॉरिटी एक्टिविटी आपका पेरिफेरल एरिया में ही कॉन्सेंट्रेटेड है, जहां पे हमने ज्यादातर प्राइस राइज देखा हुआ है। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन टाइप ऑफ अपार्टमेंट में देखा जाए तो गिवन द प्राइसेस, आई थिंक बॉम्बे में मुंबई में हमेशा से ही 1 BHK का डिमांड ज्यादा रहा है। अभी भी वही देखा जाए कि 1 BHK जो कॉन्फ़िगरेशन वाले अपार्टमेंट्स है उसका डिमांड सबसे ज्यादा है, और जिसमें सबसे ज्यादा रिलेटिवली ज्यादा प्राइस राइज हुआ है, फॉलोड बाय 2 BHK અપાર્ટમેન્ટ્સ। ઓકે, તો મુંબઈની આપણે અહીંયા આગળથી ખાસ વાત કરી છે, મુંબઈ અને એમએમઆર રિજન, અને જે રીતે આપણે અહીંયા આગળથી આખી વાત સમજ્યા છે કે મુંબઈના પેરિફેરલ એરિયા, ખાસ કરીને જે વેસ્ટર્ન લાઇન ઉપર વેસ્ટર્ન એક્સટેન્ડેડ સબર્બની અહીંયા આગળથી વાત કરી છે, એટલે લગભગ ભાયંદર, મીરા રોડ, વસઈ, વિરાર એ તરફ જે છે કિંમતો ખાસી એવી વધતી આપણને જોવા મળી છે। અને બાકીના જે અહીંયા આગળ જે ફાઇન્ડિંગ્સ છે એ પણ તમે તમારા સ્ક્રીન્સ ઉપર જોઈ શકો છો। તો ઓવરઓલ જો આપણે મુંબઈ શહેરની વાત કરીએ, એમએમઆરની ખાસ કરીને વાત કરીએ, તો એમએમઆરની અંદર આપણે સરેરાશ જો જોઈએ તો 1% જેટલી ઘરોની કિંમત વધતી દેખાય છે, અને મુંબઈની અંદર પર સ્ક્વેર ફીટનો ભાવ જો આપણે અત્યારે જોઈએ તો એક સરેરાશ કાઢી છે મુંબઈની, તો 19,677 પ્રતિ સ્ક્વેર ફીટની કિંમત અહીંયા આગળથી સરેરાશ બહાર આવતી દેખાઈ रही है। तो आ मुंबई एमएमआर यहाँ આગળથી આપણે વાત કરી છે। विमल जी, अब अगर हम पूना के मार्केट के बारे में भी जानना चाहें तो पूना के मार्केट के बारे में आपकी क्या फाइंडिंग्स रही है, वहाँ पे कौन से एरिया में कितनी कीमतें बन रही है और क्या खास पाया है आपने? जी, पूरी का सबसे खास ये है कि एक साइड पे हम बात कर सकते हैं कि पुणे में अनसोल्ड इन्वेंट्री काफी हद तक ज्यादा है, इन द सेंस अगर 8 शहरों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा मुंबई में है, फिर दिल्ली में है, फिर पुणे में है। तो अनसोल्ड इन्वेंट्री आपका क्वांटम वॉल्यूम के हिसाब से ज्यादा है, बट एट द सेम टाइम अनसोल्ड इन्वेंट्री YoY लेवल पे कम भी हुआ है। इसका मतलब ये है कि जितने लॉन्चेस एक्टिविटी डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, बट एट द सेम टाइम सेल्स भी इतना ही अच्छा हो रहा है, जिसके वजह से अनसोल्ड इन्वेंट्री एक्चुअली ईयर ऑन ईयर लगभग 15% के आसपास डिप हुआ है। तो उस हिसाब से पुणे के हिसाब से अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर्स बोलेंगे कि ये वर्कआउट जो हो रहा है मार्केट लेवल पे काफी फेवरेबल हो रहा है, जहां पे आपका सप्लाई भी आ रहा है लेकिन एट द सेम टाइम डिमांड भी है, तो उसीलिए अनसोल्ड इन्वेंट्री काफी चेक में रहा है, जो आप पहले भी पूछ रहे थे। तो पुणे काफी हद तक ये इस सवाल का जवाब दे देता है। एट एन ओवरऑल लेवल पुणे में डिसेंट प्राइस राइज हुआ है, एवरेज प्राइसेस लगभग 5% इंक्रीज हुआ है। टाइप ऑफ अपार्टमेंट अगर हम देखा जाए तो रिलेटिवली बिगर अपार्टमेंट्स देन मुंबई, आई थिंक 2 BHK का डिमांड काफी हद तक ज्यादा है, और उस सेगमेंट में हमने देखा है कि प्राइस राइज भी बाकी सेगमेंट से रिलेटिवली ज्यादा हुआ है। माइक्रो मार्केट्स के बेसिस में कोथरूड, बानेर में मैक्सिमम एक्टिविटी हुआ है। लोगों के बीच एट अ मार्केट लेवल अगेन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का डिमांड ज्यादा है, लॉन्चेस भी काफी इंटेंसिफाई और काफी हद तक प्लान लॉन्चेस भी है। लेकिन आई थिंक पुणे सीम्स टू बी अ वेरी क्या बोलते हैं, लार्जली एंड यूजर ड्रिवन मार्केट, और काफी हद तक इकोनॉमिक फैक्टर्स काफी सस्टेनेबल भी लग रहा है, जैसे कि मैंने कहा था, क्योंकि डिमांड सप्लाई का बैलेंस हो रहा है
और लॉन्चेस भी उन्हीं मार्केट्स में आ रहा है जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, ताकि अल्टीमेटली अनसोल्ड इन्वेंटरी अंडर कंट्रोल रहे एट अ मार्केट लेवल। सो ये सब का इम्पैक्ट जो प्राइसेस पे रहेगा, जो भी प्राइसेस बढ़ेंगे, ये काफ़ी हद तक मार्केट रिलेटेड फैक्टर से ही आ रहा है। सो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक वो पॉजिटिव इंडिकेशन है। अभी के लिए इवन आगे के फ्यू क्वार्टर्स के लिए भी। ઓકે, તો અહીં આગળથી આપણે પૂનાની ખાસ કરીને વાત કરી રહ્યા છે. પૂનાની અંદર સરેરાશ કિંમતો જે છે આપણને 5% જેટલી વધતી દેખાઈ રહી છે. અનસોલ્ડ ઇન્વેન્ટરીના કેસમાં પણ પૂનાની સ્થિતિ સારી છે અને ખાસ કરીને માંગ જે છે 2 BHKના ઘરોની માંગ સૌથી વધારે આવતી પૂનાની અંદર દેખાઈ રહી છે. તો આ જે આખી સ્થિતિ છે અહીં આગળ આપણને બનતી દેખાઈ રહી છે. પૂનાના માર્કેટની માટે કોથરૂડ અને બાનેરમાં સૌથી વધારે ઘરોની માંગ અહીં આગળથી આવતી દેખાઈ રહી છે. તો સમગ્ર દેશની આપણે અહીં આગળથી વાત કરી છે. મોટા મોટા જે 8 શહેરો છે એની આપણે અહીં આગળથી ખાસ કરીને વાત કરી છે. કિંમતોની સરેરાશ પણ આપણે જાણી છે. તો આ જે આખી વાત આપણે કરી છે એ આપણે Q2 2022ની કરી છે. विमल जी, आगे के आने वाले क्वार्टर्स में या आप कह सके कि आगे आने वाले ईयर्स में रेसिडेंशियल मार्केट को अगर हम देखें तो किस तरह का आउटलुक आप देख रहे हैं? डिमांड वाइज कीमतों की भी अगर बात करें तो ओवरऑल आउटलुक आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी, आउटलुक देने के पहले आई थिंक हम हमेशा आजकल एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि स्पेशली पैंडेमिक से निकलने के बाद हम कोई भी एसेट क्लास हो, ऑफिस हो, रेसिडेंशियल हो, हम हमारा आउटलुक काफ़ी हद तक नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर्स तक ही सीमित रखते हैं। जितना हद तक विजिबिलिटी है, बिकॉज़ मार्केट इतना डायनामिक है। डोमेस्टिक मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबल फैक्टर्स कितने सारे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो एक हद तक हम एन्श्योर करते हैं कि हम हमारा आउटलुक थोड़ा तक सीमित रखें। हम कंटिन्यूअसली इसको मॉनिटर एज़ वेल एज़ वॉच करते रहते हैं। अ, ये कॉशन बोलने के बाद मैं ये कहूँगा कि आई थिंक आने वाले 2 क्वार्टर, एटलीस्ट आने वाला जो क्वार्टर है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा, बिकॉज़ हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज़ किया है बिकॉज़ उनको इन्फ्लेशनरी कंडीशंस को भी अंडर कंट्रोल रखना था। और इसके रिएक्शन में बैंक्स ने अपना लोन रेट भी बढ़ाया है। काफ़ी सब लोग अपने प्रोसेस में हैं इन रिस्पॉन्स, जो नेचुरल बिहेवियर था। तो अभी और आने वाले क्वार्टर में फेस्टिव सीज़न है। फेस्टिव सीज़न एक मेजर इम्पोर्टेंट पीरियड होता है डेवलपर्स, होम बायर्स, जिनको अपना घर पहला पहला ड्रीम होम लेना रहता है। तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा टू वॉच आउट फॉर, पर हम जनरली पॉजिटिव हैं डिमांड के बेसिस में, कि जो जेन्युइन होम बायर्स है वो डेफिनिटली घर लेंगे। एंड मार्केट भी काफ़ी हद तक फेवरेबल रहेगा इन टर्म्स ऑफ जेन्युइन होम बायर्स। सो आई थिंक भले ही देयर इज प्रेशर इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन अभी भी बेंचमार्क लेवल से हल्का सा ज्यादा है, तो उसका इम्पैक्ट कॉस्ट पे भी रहेगा, लेकिन फिलहाल हम थोड़े पॉजिटिव हैं। आई थिंक Q3 के आखिरी में जब हम बात करेंगे, आई होप हम इसी पॉजिटिव नोट को कंटिन्यू करेंगे। यही आशा है। જી, તો અહીં આગળથી જે રીતે આપણે સમજી શક્યા છે કે જે રીતની પરિસ્થિતિઓ આપણે ભૂતકાળમાં જોઈ છે અને હવે જે રીતના આપણે પોલિસીની અંદર ચેન્જીસ આવતા જોઈ રહ્યા છે, ગ્લોબલ ફેક્ટર્સ છે, તમામની ઇફેક્ટને ધ્યાને રાખીને આપણે આઉટલુકની વાત અહીંયા આગળ 1 થી 2 ક્વાર્ટરની કરી રહ્યા છે અને 1 થી 2 ક્વાર્ટરની અંદર રિયલ એસ્ટેટની અંદર, ખાસ કરીને રેસિડેન્શિયલની અંદર ડિમાન્ડ હોય કે કિંમતો હોય, આપણને આઉટલુક પોઝિટિવ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. તો આ ખૂબ સરસ ચર્ચા આજે આપણે અહીં આગળથી કરી છે. ભારતભરના દેશોમાં તમારે પ્રોપર્ટી ખરીદવી હોય તો કેટલી કિંમત બની રહી છે એનો ખ્યાલ અમે તમને આપ્યો છે. विमल जी, इस इंटरेस्टिंग चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े, आपका कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और आने वाले अगले क्वार्टर के रिपोर्ट के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, फिर से बातचीत करेंगे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. जी, शुक्रिया. તો દર્શક મિત્રો, આ ખાસ રજૂઆત પ્રોપર્ટી ગુરુની અંદર હાલ પૂરતું આટલું જ. મને પણ આપશો રજા, પરંતુ આપ જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.